हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने दिशा के नियम को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास सिर्फ एक नियम और बचता है वृद्धि और विकास में, और वो है वैयक्तिक भिन्नता का नियम। वैयक्तिक भिन्नता का नियम हमारे पास और बचता है, यानी कि लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वैयक्तिक, यानी कि एक सिंगल पर्सन, और दूसरा भिन्नता का मतलब है अंतर, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें हर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से अंतर है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दूसरे से अलग है। यानी हर एक व्यक्ति में एक ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अलग या भिन्न बनाती है। तो देखते हैं वैयक्तिक भिन्नता के नियम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। सबसे पहला है धर्म, यानी रिलीजन। दूसरा है जेंडर, तीसरा है भाषा, यानी लैंग्वेज। चौथा है संस्कृति, कल्चर। नेक्स्ट है बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस। अगला है चिंतन, यानी थिंकिंग। सातवां यानी नेक्स्ट है रुचि, यानी इंटरेस्ट। अगला है हमारे पास अभिरुचि, एटीट्यूड। और लास्ट है अभियोग्यता, यानी एप्टीट्यूड। देखिएगा, वैयक्तिक भिन्नता का नियम ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। कैसे भिन्न है? धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, चिंतन के आधार पर, रुचि के आधार पर, और अभिरुचि के आधार पर, और अंतिम है अभियोग्यता के आधार पर। यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये वो विशेषताएं हैं जो हमें दूसरे व्यक्ति से भिन्न या अलग बनाती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कक्षा कक्ष भी वैयक्तिक भिन्नता का ही उदाहरण है। यानी जो कक्षा कक्ष है वो भी वैयक्तिक भिन्नता का ही उदाहरण है। कैसे कक्षा कक्ष वैयक्तिक भिन्नता का उदाहरण है? तो एक कक्षा में भिन्न भिन्न धर्मों से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग जेंडर भी हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। और वर्तमान में अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्योंकि हम समावेशी शिक्षा को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर, यानी कि जो हमारा तीसरा लिंग है उसे भी शामिल किया गया है। भाषा की बात करें तो प्रत्येक बच्चे की भाषा अलग अलग है। जो बच्चा जिस क्षेत्र से आया होगा उसकी भाषा उसी क्षेत्र से संबंधित होगी। बात करते हैं संस्कृति की, तो हर बच्चा संस्कृति के आधार पर भी अलग अलग है। मान लीजिएगा कि आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और आपकी पोस्टिंग, आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और आपकी पोस्टिंग आसाम में हो जाती है। तो अब जो आसाम का बच्चा है वो असमिया भाषा को बोलेगा
आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप हिंदी बोलेंगे, तो वहाँ पर कल्चर भी बिल्कुल अलग होगा। आपकी मम्मी का पहनावा जो होगा वो साड़ी होगा, और जो असम की पोशाक होगी, जो असमिया लोग हैं उनका पहनावा अलग होगा। यानी संस्कृति या कल्चर के बेसिस पर भी व्यक्ति आपको पहचान जाएगा कि आप जो है आसाम के निवासी नहीं हैं। अगली बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि भी देखिए प्रत्येक बच्चे का जो बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग है। कोई बच्चा ज़्यादा होशियार है तो कोई थोड़ा कम होशियार है। कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखता है तो कोई बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। तो यानी बुद्धि के आधार पर भी बच्चा जो है वो अलग अलग है। बात करते हैं चिंतन की, थिंकिंग स्किल भी हमारा अलग है। कुछ लोग जो है वो कंट्रोवर्सी थिंकर टाइप के होते हैं, यानी जो अभिसारी चिंतन के होते हैं, और कुछ लोग अपसारी चिंतन के होते हैं। रुचि की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। किसी को सब्ज़ी में नमक ज़्यादा पसंद है तो किसी को कम, किसी को मिर्च ज़्यादा पसंद है तो किसी को कम, किसी को सब्ज़ी में नमक मसाला तेल बहुत ज़्यादा पसंद है तो किसी को बिल्कुल ही कम पसंद, तो कोई तो उबला खाना पसंद करता है। यानी इंटरेस्ट भी प्रत्येक बच्चे का अलग अलग है। बात करते हैं अभिरुचि की, एटीट्यूड की, तो हमें पता है कि कक्ष में तथा समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एटीट्यूड अलग अलग है। अभियोगिता भी सबकी अलग अलग है। एक एक करके आज की कक्षा में है हम इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, और इन बिंदुओं की चर्चा करने के बाद हमारा वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे धर्म के बारे में। देखते हैं धर्म क्या है, धर्म से कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं, इन सभी विषयों की चर्चा हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं धर्म को, कि धर्म क्या है। जब बात करते हैं धर्म की तो हमारे मन में एक बात आती है कि धर्म की कोई परिभाषा तो हमें पता नहीं है कि धर्म क्या है। तो देखिए बात करते हैं धर्म की। धर्म के लिए एक श्लोक कहा गया है, यथा धार्यते तथा धर्मः। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने जैसा धारण किया है वैसा ही उसका धर्म है। यानी जैसा धारण किया है वैसा ही व्यक्ति का धर्म है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पीके मूवी का। अगर आप लोगों ने पीके मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब वो गुरुजी के पास अपनी जो है वो लेने के लिए जाता है, कि कहता है कि हमारी एक वो रिमोटवा खो गया है, तो जब वो गुरुजी के पास अपना रिमोट लेने जाता है तो गुरुजी उसको काफ़ी सारा ज्ञान दे करके वापस कर देते हैं। तो फिर वो अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग पोशाक पहना करके लेके जाता है और कहता है पहचानिए कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तब गुरुजी जब पहचानते हैं तो वो सब कुछ गलत होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो धर्म है वो सिर्फ वही है जो हमने ऊपर से धारण कर रखा है। यानी धर्म जो है वो व्यवहार है कहीं ना कहीं। धर्म क्या है? तो धर्म जो है वो व्यवहार है, कि व्यक्ति ने जैसा धारण किया हुआ है वैसा ही उसका धर्म है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धर्म किताबी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी किताब में ये नहीं कहा गया है कि अगर आप कुर्ता पजामा पहनेंगे तभी आप धार्मिक कहलाएंगे, या फिर आप जो है क्या नाम है अगर सलवार सूट पहनेंगे तभी धार्मिक कहलाएंगे, या फिर जैसे बाबा लोग लुंगी और कुर्ता पहनते हैं वो पहनेंगे तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान करिए रखिएगा कि जो धर्म है वो सिर्फ व्यवहारिक है, धर्म किताबी नहीं है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक धर्म का जो निचोड़ है वो बिल्कुल सेम है ना। और किसी भी धर्म में जो है अलग बात नहीं कही गई है, प्रत्येक धर्म में एक ही बात को दर्शाया गया है। यानी धर्म जो है वो किताबी नहीं है, यानी प्रत्येक धर्म की एक ही बात है, निचोड़ एक ही है, लेकिन वर्तमान समय में हम उसका निर्धारण सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर ही करते हैं, जो कि गलत है। आगे देखिएगा, धर्म को लेकर कुछ अनुच्छेद भी हमारे संविधान में बनाए गए हैं।
जिसके लिए सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 28 यानी अनुच्छेद 28, दूसरा है अनुच्छेद 29 और तीसरा है अनुच्छेद 30। परिभाषा हम बोल रहे हैं तीनों अनुच्छेद की, आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ हम देखते भी हैं कि जितने भी विद्यालय हैं उन किसी भी विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। बात करते हैं आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म के आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। यानी धर्म के आधार पर आपको विद्यालय में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता है कि आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। या फिर आप अगर मुस्लिम हैं तो आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप मुस्लिम हैं, या आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप हिंदू हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विद्यालय में धर्म के आधार पर प्रवेश के लिए बच्चे को नहीं रोका जाएगा। अब अगर आपके मन में बात आ रही हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम ही पढ़ते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आरक्षण एक अलग चीज़ है और रोकना एक अलग चीज़ है। आरक्षण का अर्थ है 70% मुस्लिम बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आरक्षण के तहत एडमिशन पा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर जो है हिंदू बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, तो ऐसा कहना गलत होगा। यानी धर्म के आधार पर हम किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29। आगे देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है, यानी ऐसे लोग जो संख्या में कम हैं वे अपनी धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय की स्थापना या किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 30 जो है वो कहता है कि आपको विद्यालय खोलने की परमिशन है, यानी अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने की पूरी छूट है। जो लोग संख्या में कम हैं तो वो अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए विद्यालय को खोल सकते हैं। यानी मदरसा और मकतब जो हैं वो किसका उदाहरण है, तो वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मदरसे और मकतब हैं ये दोनों के दोनों अनुच्छेद 28 का अपवाद हैं, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और वहीं अनुच्छेद 30 कहता है कि भैया आप अपना विद्यालय खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक हैं तो, है ना। और शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो मदरसे और मकतब में तो धर्म की ही शिक्षा दी जाती है। तो ये मदरसे और जो मकतब हैं तो आप ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अब बात आती है कि मदरसे और मकतब क्या होते हैं, तो सुन लीजिएगा आप, अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, जो मकतब है, मकतब में प्राइमरी लेवल की शिक्षा दी जाती है और जो मदरसे हैं उनमें उच्च लेवल की यानी कि उच्च स्तर की शिक्षा जो है वो दी जाती है, यानी 6 से 8 कह सकते हैं हम। तो जो मकतब है वो प्राथमिक विद्यालय की तरह है और जो मदरसा है वो क्या है, वो जूनियर विद्यालय की तरह है, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो आशा करते हैं कि आपको अनुच्छेद 28, 29 और 30 समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारा धर्म। धर्म के लिए अनुच्छेद 28, 29, 30 बनाए गए हैं। अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म के आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालय खोलने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक का मतलब है ऐसे लोग जो कि संख्या में कम हैं, वे अपनी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए धार्मिक विद्यालय खोल सकते हैं। तो मदरसा और मकतब जो है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जेंडर के बारे में। ध्यान रखिएगा, जेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में रखा मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि पेपर में आता ही आता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हमारे अगले टॉपिक का, और हमारा अगला टॉपिक है जेंडर। बात करते हैं जेंडर की कि जेंडर क्या है। तो देखिएगा, जब हम जेंडर का डिस्कशन करने के लिए आते हैं तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जेंडर में से, जेंडर या लिंग में से कौन सा जैविक कारक है। तो ये जब तक आपको नहीं पता होगा जब तक आप जेंडर का टॉपिक नहीं पढ़ लेंगे। बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर को पढ़ने के लिए हमें जेंडर और लिंग इन दो की चर्चा करनी पड़ेगी। जेंडर को तो हम जेंडर ही कहते हैं, लिंग को कहते हैं सेक्स। देखिएगा, जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर के लिए कहा गया है कि जेंडर जो है ये एक सामाजिक धारणा है। कैसी धारणा है? सामाजिक धारणा है। जबकि लिंग जो है वो एक जैविक धारणा है। लिंग कैसी धारणा है? एक जैविक धारणा है। देखिए, जेंडर को परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि ये सामाजिक धारणा है, इसलिए लिंग जो है वो अपरिवर्तित है, यानी लिंग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे देखें, अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन लिंग के भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे, उसकी भी बात करते हैं। हमने देखा है कि जेंडर का निर्धारण सिर्फ भाषा और कपड़े के आधार पर किया जाता है। यानी जेंडर जो है वो भाषा और कपड़ों पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई लड़की ये कहती है, मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है, आपको नहीं पता ये लड़का है या लड़की है, और अगर बच्ची ये कहती है कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आपको कुछ समय के लिए ये लगेगा कि ये लड़की नहीं, ये लड़का है। क्यों आपको लगेगा? क्योंकि आप उसकी भाषा के आधार पर उसका जेंडर डिसाइड कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की है तो उसे यही कहना चाहिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर वो कह रही है मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या गलत है? क्योंकि हम लोग जेंडर पक्षपात से पूरी तरीके से ग्रसित हैं, पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें ये बात गलत लगती है। तो यानी भाषा और कपड़े व्यक्ति के जेंडर का निर्धारण करते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें लिंग की, तो लिंग में जो आता है वो हम कह सकते हैं एक शिशु को जन्म देना। शिशु को जन्म देना। अब देखिएगा ये किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा लिंग के ही अंतर्गत आएगा, ये जेंडर के अंतर्गत नहीं आ सकता है। जेंडर के अंतर्गत सिर्फ भाषा और किसको शामिल किया जाएगा? कपड़ों को ही शामिल किया जाएगा। अगर एक छोटा सा लड़का फ्रॉक पहन लेता है तो लोग उसे लड़की समझने लगते हैं। कैसे निर्धारण किया ये लड़का है या लड़की है? उसके कपड़ों के आधार पर। मान लीजिए अगर बच्चा बोल ले रहा है, लड़का है, बोल पा रहा है, फ्रॉक पहन के जा रहा है,
तो एक बार उससे ज़रूर कोई ना कोई पूछ लेगा कि बेटा लड़की हो या आप लड़का हो। क्यों पूछा? क्योंकि उसने फ्रॉक पहनी हुई है, इसलिए उससे पूछा गया। और हम उसे दूर से लड़की समझेंगे भी क्योंकि उसने फ्रॉक पहनी हुई है। यानी जेंडर का निर्धारण जो है वो हम कपड़ों और भाषा के आधार पर ही लगा लेते हैं, जबकि जेंडर का जो निर्धारण है वो लिंग पर ही आधारित होता है। कि जैसे कि शिशु को जन्म देना, शिशु को जन्म देना सिर्फ माँ पर ही निर्भर करता है, पिता शिशु को जन्म नहीं दे सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसे हम जेंडर और लिंग के बारे में कहें, पेपर 1 पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जेंडर और लिंग में से कौन सा जैविक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लिंग जो है वो एक जैविक धारणा है, जबकि जेंडर जो है वो एक सामाजिक धारणा है। जब सामाजिक धारणा है, समाज से ही विकसित है, तो उसे सुधारा भी जा सकता है। यानी जो जेंडर है वो कैसा है, वो परिवर्तित है, और जो लिंग है उसे तो कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखा है कि यह अपरिवर्तित है। उसके बाद देखिएगा जेंडर में आ जाता है कि जेंडर के भेदभाव को हम समाप्त कर सकते हैं कि अगर बच्चा सिर्फ भाषा और कपड़ों को ही लेकर के जेंडर का निर्धारण कर रहा है तो हम उसकी इस सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रॉक पहनने वाला बच्चा लड़की ही हो। देखिए कैसे, क्योंकि बचपन में प्रत्येक लड़के ने फ्रॉक पहनी होती है। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा जो है वो लड़की बन गया है। आपने सिर्फ बच्चे के कपड़े के आधार पर ये आकलन किया था कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है। तो ध्यान रखिएगा, जेंडर के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन लिंग के भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, जब हम जेंडर पे यानी कि सिर्फ लिंग के आधार पर ही कार्य का निर्धारण करने लगते हैं, उसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात कहा जाता है। देखिएगा जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर पक्षपात के बारे में। तो जेंडर रूढ़िवादिता कहती है कि जब हम जेंडर के आधार पर कार्य का निर्धारण करते हैं तो जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित होते हैं। दोबारा से परिभाषा सुन लीजिएगा, जब हम किसी कार्य को जेंडर के आधार पर बांट देते हैं तो हम जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे सामान्यतः हमारा ऐसा मानना है कि अगर घर में खाना बनाना है तो लड़कियां ही बनाएंगी, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन आप किसी भी 5 स्टार होटल में जा कर के देख लीजिएगा, लड़कियां आपको कहीं भी खाना बनाती हुई नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि खाना वही बनाएगा जो खाना अच्छा बना लेता होगा। इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि खाना कौन बना रहा है। और अगर ये फ़र्क पड़ता है कि खाना लड़कियां ही बनाएंगी, तो ये कंडीशन है कि आप जेंडर रूढ़िवादिता से पूरी तरीके से ग्रसित हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब हम किसी भी कार्य का निर्धारण बच्चे के जेंडर के आधार पर करते हैं तो उस कंडीशन में हम जेंडर पक्षपात या जेंडर बायसनेस के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीना जो है वो रमेश से कहती है कि तुम बाहर जाके फुटबॉल खेलो और बाहर का काम कर लो क्योंकि तुम लड़के हो, और रीना से कहती है कि तुम घर का काम करो क्योंकि तुम एक लड़की हो। यहाँ पर शिक्षिका क्या दर्शा रही है? तो शिक्षिका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रही है, क्योंकि वो ये भी कह सकती थी कि रीना को बाहर भेजकर बाहर का काम करवा सकती थी और रमेश से घर का काम करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पूरी तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित थी। उसे लगता है कि बाहर का काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और घर का काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। तो यदि हम इस प्रकार की सोच रखते हैं तो हम जेंडर रूढ़िवादिता से पूरी तरीके से ग्रसित हैं। तो देखिएगा, आपको जेंडर और लिंग में अंतर समझ आ गया होगा कि जेंडर क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि जेंडर रूढ़िवादिता को दूर कैसे करें।
तो जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने का एक उपाय है कि जब हम किसी कार्य का निर्धारण उसकी कुशलता के आधार पर करें, यानी कार्य का निर्धारण जब व्यक्ति की कुशलता के आधार पर किया जाएगा तो उस कंडीशन में जेंडर रूढ़िवादिता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम कार्य का निर्धारण बच्चे की रूढ़िवादिता के ऊपर नहीं बल्कि बच्चे की कुशलता के आधार पर कर रहे हैं कार्य का विभाजन। तो यहाँ पर हम जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित नहीं हैं। तो यहाँ आपको जेंडर और लिंग के बारे में समझ आ गया होगा कि जेंडर क्या है और लिंग क्या है। अगला डिस्कशन हम करते हैं किसके बारे में? अगला डिस्कशन हम करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, बोली क्या है, व्याकरण भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हेडिंग डाल लीजिएगा भाषा यानी लैंग्वेज। बात करते हैं भाषा की। तो देखिएगा भाषा के टॉपिक के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, जैसे बोली क्या है, संपर्क भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है और व्याकरण भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में डिस्कशन करते हैं, बोली के बारे में कि बोली क्या है। देखिएगा बोली की परिभाषा लिख लीजिएगा। एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी एक निश्चित क्षेत्र का मतलब है कि प्रत्येक गांव की बोली जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक गांव का अपना एक निश्चित क्षेत्र है। तो एक इसीलिए हमने परिभाषाई तौर पर कहा कि एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को ही क्या कहते हैं? बोली हम कहते हैं। आगे देखिए, अगला जो बोली के बाद आपको अगला लिखना है संपर्क भाषा। ध्यान रखिएगा जो भी हम परिभाषाई तौर पर बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। बात करते हैं संपर्क भाषा की। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लीजिएगा। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा क्या है? देखिएगा, वह भाषा जो सभ्य समाज के द्वारा प्रयोग की जाती है संपर्क भाषा कहलाती है। मान लीजिएगा आप किसी बहुत अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेकर के पढ़ने गए। अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर आपकी भाषा है हिंदी, आप पूरी ठेठ देहाती हिंदी बोल रहे हो, और जो दूसरा बच्चा है उसकी भाषा है नॉर्मल शहर में बोली जाने वाली इंग्लिश। अब देखिएगा, आप जब इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल देने में कोई ना कोई परेशानी होगी, या फिर आपको कक्ष में बैठने में ही थोड़ी परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी? क्योंकि जो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है उसकी भाषा दूसरी है और आपकी भाषा दूसरी है। तो ऐसा क्या किया जाए जो दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आए? तो इसके लिए एक ही बिंदु है हमारे पास और वो है संपर्क भाषा। तो हम अगर जैसे कि मोदी जी जब फॉरेन में जाते हैं तो हिंदी में तो डिस्कशन करते नहीं हैं। अगर हिंदी में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ रहने वाली जनता को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझ जब आएगा या तो वो कंट्री जो है वो हिंदी वहाँ पर बोली जाती है तो समझ आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब मोदी जी क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के उसके बाद वहाँ पर भाषण देते हैं। कहने का मतलब है अंग्रेज़ी में भाषण देने का जो रीज़न है वो सिर्फ यही है ताकि वहाँ के लोगों में और मोदी जी के बीच में एक संपर्क स्थापित हो जाए। तो ऐसी भाषा जो सभ्य समाज के द्वारा बोली जाती है उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। आगे देखिएगा, अगली चर्चा हम करते हैं मानक भाषा के बारे में। देखते हैं मानक भाषा क्या है। तो देखिए, मानक भाषा के लिए परिभाषा है कि यह व्याकरण सम्मत साहित्यिक भाषा होती है। व्याकरण सम्मत साहित्यिक भाषा होती है, इसका क्या मतलब है?
तो देखिएगा मानक भाषा जो है वो बिल्कुल ग्रामेटिकल वे में लिखी जाती है, और आपने लिखा है व्याकरण सम्मत, यानी ऐसी भाषा जो व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हो, जिसका प्रयोग साहित्य में किया जाता हो, ऐसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। अब बात करते हैं अंतिम भाषा की, और वो है व्याकरण। तो देखिएगा व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण क्या है। तो ध्यान रखिएगा भाषा की मानक व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा की मानक व्यवस्था यानी प्रत्येक लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया है ना। एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया है, अब उसी स्टैंडर्ड के आधार पर आपको प्रत्येक चीज़ पढ़ानी है। यानी जो एक मानक निर्धारित किया गया है व्यवस्था को देखने के लिए, किसकी व्यवस्था, अल्फ़ाबेट की यानी ओलम जो आप लिखते हो आ से ज्ञ तक, उसकी व्यवस्था के लिए, या ए से जेड की व्यवस्था के लिए, है ना। तो ये जो किया गया है उसी को क्या कह रहे हैं, व्याकरण। भाषा की मानक व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हम बात करें मानक व्यवस्था की बात की गई है, तो एक सेंटेंस का जो परफॉर्मेंस होता है, बनाने का तरीका है, वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, ये एक व्याकरण है ना। तो ये मानक व्यवस्था के आधार पर ही, मानक ही तो कहता है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम उसी मानक व्यवस्था को अपना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बोली क्या है, बोली के बाद देखा संपर्क भाषा क्या है, संपर्क भाषा के बाद हमने देखा कि मानक भाषा क्या है, और मानक भाषा के बाद हमने देखा कि व्याकरण भाषा क्या है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार की भाषा का डिस्कशन कर लिया है। कल का होमवर्क आपके लिए है कि आप भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में कुछ पढ़ करके आएँ। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में, और बाकी का बचा हुआ टॉपिक भी हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये मेरा क्लास पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।